Hello students, a warm welcome to you all. I am Divya Morwal, your physics faculty at Motion Education. यहाँ पर आज हम, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में किया था, सिमिलरली जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर मैग्नेटिज्म. आई होप आपने वो वाला लेक्चर देखा है. इलेक्ट्रिसिटी में हमने काफी सारे बोर्ड क्वेश्चंस किए थे. इवन हमने जो सीबीएसई ने रिसेंटली सैंपल पेपर हमें पब्लिश किया है वो भी हमने देखा था, उसके भी क्वेश्चंस हमने देखे. और अब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं. सिमिलरली आज हम मैग्नेटिज्म चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं. अब सी, यहाँ पर क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको थोड़े से आउट ऑफ द ट्रैक लगेंगे. आउट ऑफ द ट्रैक एज इन कि ऐसे क्वेश्चंस हमने इलेक्ट्रिसिटी में नहीं देखे, प्लस प्रीवियस बोर्ड ईयर में भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे. तो यहाँ पर क्या डिफरेंट होने वाला है, तो देखो, इंग्लिश में जैसा आपने अनसीन पैसेज देखा होगा, हिंदी में भी देखा होगा. सो बेसिकली क्या होता है, दिस पैसेज इज नॉट गोइंग टू अनसीन. आपके एनसीईआरटी का ही कोई टॉपिक होगा, कोई पैराग्राफ उठा के लेकर आ गए, बट यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी चीज है कि वो जो पैराग्राफ है उसी से रिलेटेड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और उस पैराग्राफ में से ही या तो उसका आंसर होगा, अदरवाइज इतना आप उस टॉपिक के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे कि आप वो बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्लियर? प्लस साथ ही साथ हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल्स, ऑल दो मैग्नेटिज्म में आपने ये चीज देखी है कि कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होता, ठीक है, बट डेफिनेटली कंसेप्चुअल चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जहां पर आपने जितना भी मैग्नेटिज्म पढ़ा है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे. क्लियर? आप इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज बेटा, अगर आपने मैग्नेटिज्म चैप्टर का रिवीजन नहीं किया तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे पक्के से रिवाइज कर लीजिए. डेफिनेटली वो वीडियोस देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. चलिए, सो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक क्वेश्चन. ये क्वेश्चन लिया गया है सीबीएसई के सैंपल पेपर में से, ठीक है. क्वेश्चन बड़े ही आसान है. देखो, एक डायग्राम आपको यहाँ दे रखा है. इस डायग्राम पे जाने से पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो. क्वेश्चन क्या है, देखो, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर देयर आर टू कॉइल्स wound on a non-conducting cylindrical rod. Initially, key is not inserted in the circuit. ठीक है, यहाँ पर दो कॉइल्स आपको दिख रही हैं. इस कॉइल को किसके ऊपर लपेटा गया, एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड के ऊपर लपेटा गया, वाउंड किया गया. क्लियर? अब इनिशियली पहले कोई भी स्विच प्रेस नहीं किया था, फिर हमने क्या किया, देन हमने यहाँ पर की इंसर्ट करी, ठीक है, देन रिमूव्ड शॉर्टली. अब सबसे पहले सर्किट आपके सामने सिंपल है. क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है. कितने नंबर का है बेटा, 2 नंबर का. सीबीएसई के सैंपल पेपर में से लिया गया है. देखिए, एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है, उसके ऊपर कॉपर वायर को वाउंड किया है. अब ये जो कॉपर वायर वाउंड किए गए हैं, इसको एक स्विच से कनेक्ट किया है, बैटरी है और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है. अब यहाँ पर बोला गया कि हमने क्या किया, सिंपली हमने पहले स्विच को प्रेस नहीं किया था, उसके बाद हमने प्रेस किया, देन फिर हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हुई. उसके बाद हमने यहाँ पे स्विच को हटा दिया, दैट मीन्स हमने ओपन स्विच कर दिया. सिंस ओपन स्विच हुआ तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हुई, तब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ठीक है. तो इस तरीके का क्वेश्चन है. लास्ट लाइन हम फिर से पढ़ते हैं. क्वेश्चन लास्ट लाइन है, व्हाट आर दी 2 ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग. कौन से 2? देखिए, सबसे पहले तो आपने यहाँ पर की इंसर्ट नहीं करी थी. की इंसर्ट नहीं करी, इसका मतलब की क्या काम करती है, की मतलब यहाँ पे सिंपली दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्विच. क्या है बेटा, स्विच. ऐसे हम टक 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 ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो वही काम करेगा यहाँ पर, ठीक है. पहले यहाँ पर की जैसी कोई चीज नहीं थी, तो डायरेक्टली आराम से करंट फ्लो होगी, ठीक है. फिर हमने क्या किया, देन की इज इंसर्टेड एंड देन रिमूव्ड शॉर्टली. फिर हमने यहाँ पर की लगाई, ठीक है. अरे यार, तुम ऑन तो तुमने कर दिया, ठीक है, बिना की के तुम ऑन कर सकते हो. अब इसको ऑफ करने के लिए क्या करोगे, फिर हमने की लगाई और यहाँ से की को ऑफ कर दिया, ठीक है.
अब इन दोनों ही केसेस में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में क्या इंपैक्ट आएगा वो चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, हमें पता है गैल्वेनोमीटर की निडल विल डिफ्लेक्ट, गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट। क्या करेगा गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर की निडल, आपको पता है ना गैल्वेनोमीटर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, यहाँ पर 0 मार्क होता है, ये इसकी निडल होती है जो डिफ्लेक्ट करती रहती है, ठीक है। सो अब गैल्वेनोमीटर की निडल पक्की बात है डिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज करंट फ्लो हो रही है। हमने एक चीज पढ़ी है कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, गैल्वेनोमीटर कैन आल्सो मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अगर करंट कम अमाउंट में फ्लो हो रही है तो छोटी छोटी वैल्यूज भी करंट की लेगा, कौन? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसके अंदर करंट फ्लो हो रही थी, जब हमारे केस में स्विच नहीं था, तो गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट करेगी, बराबर। अब इसमें से आपने स्विच लगा के हटा दिया, ऑफ कर दिया, अब गैल्वेनोमीटर की निडल, लेट सपोज करंट फ्लो हुआ, लेट सपोज करंट फ्लो हुई, चलो तो हमारे गैल्वेनोमीटर ने निडल को इधर डिफ्लेक्ट किया, निडल को पहले वो यहां था, ठीक है, इधर डिफ्लेक्ट किया। फिर आपने क्या किया, फिर आपने स्विच लगाकर उसे हटाया, तो गैल्वेनोमीटर अब क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। सो गैल्वेनोमीटर विल डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। बस इतना सा ही लिखना है आपको और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है ये चीज, पक्की बात। तो इतना ही आसान था बेटा, इसको थोड़ा सा डायग्राम, अच्छा देखो ये क्वेश्चन आ गया और 2 नंबर लाने, क्या करो डायग्राम बना दो यही वाला सेम, ठीक है, और साइड में ये 1-2 लाइन लिख लेना, पक्के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखा फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने बहुत ही इजीली कंप्लीट किया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको बात कर रही थी, एक अनसीन पैसेज आएगा। क्या आएगा? एक अनसीन पैसेज जो हमारे हिंदी और इंग्लिश में आया करता था, बट यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि ये जो अनसीन पैसेज है ये आपको बिल्कुल अनसीन नहीं लगने वाला है, ये प्रॉपर आपको एक सीन पैसेज होगा, वो आपकी एनसीईआरटी या किसी बुक से लिया गया होगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि जब हमें उस, देखो क्या होता है ना, मेरे साथ भी हुआ है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा डेफिनेटली, कि हिंदी और इंग्लिश में जब अनसीन पैसेजेस आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि ठीक है इन्हीं पैसेज में से उठा के हम आंसर छाप देंगे, है ना, बट कभी कभी 1-2 क्वेश्चन उसमें ऐसे आ जाते हैं जिसका आंसर हमें उस पैसेज के अंदर कहीं नहीं मिलता, होता है सबके साथ। सो बेसिकली यहाँ पर वो चीज से हम थोड़ा सा बच जाते हैं। कैसे? ये टॉपिक तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर बात की गई है सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड आपने पढ़ा है, डेफिनेटली पढ़ा है, तो अगर उस क्वेश्चन का आंसर उसमें नहीं मिलता तो डेफिनेटली आप उसके बाद जानते हो तो 2-4 लाइनें तो लिख दोगे तो मार्क्स पूरे, ठीक है। अब देखो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने पूरा अनसीन पैसेज, नॉट अनसीन बट जो भी सीन पैसेज है वो यहाँ तक है, ठीक है। इसके ऊपर भी कुछ लाइंस थी, बेसिकली उसमें ये लिखा गया था कि सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ काइंड ऑफ लाइक टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। फिर उसको बनाते कैसे हैं, एक कोर लो, उसके ऊपर वायर वाउंड करो, देन उसके बाद उसमें एक बैटरी लगाओ, फिर साइड में गैल्वेनोमीटर होगा, फिर उसके अंदर से करंट की डायरेक्शन, और प्लस उसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि उसकी जो फील्ड पैटर्न होती है वो एग्जैक्टली किसके जैसी होती है, बार मैग्नेट के जैसी, ठीक है। तो ये कुछ लाइंस थी जो सोलेनॉइड के बारे में लिखी गई थी, उसमें से इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने उठाई हैं। देखिए सिंपल है, एक ग्राफ आपको यहाँ पर दे रखा है, द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय अ रिसर्चर by doing an experiment to see the variation of magnetic field with respect to current। इसका मतलब क्या हुआ समझो, देखो एक रिसर्चर था, रिसर्चर बोले तो जो रिसर्च करता है, सिंपल है ना। अब उसने क्या किया, वो ये देखना चाह रहा था बेसिकली कि अगर मैं करंट बढ़ाता हूं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होगा, मैं करंट कम करता हूं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी। तो ये सारी कैलकुलेशन करके उसने हमें ये एक ग्राफ यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब आप ये याद रखो बेटा कि जब भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है, जब भी आपका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट,
दैट मीन्स यहां पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और करंट। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, पक्की बात, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ग्राफ आपको दे रखा है, तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। क्लियर, समझ आ रहा है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, दिख रहा है कैपिटल टी, क्या है, टेस्ला। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीज समझ आ रही है कि देखो करंट ए बोले तो एम्पियर, दिस इज माइक्रो टेस्ला, ठीक है, माइक्रो नहीं सॉरी बोलिए। अब देखो यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ है, जैसा कि हमने ओम्स लॉ में देखा था। ओम्स लॉ में क्या देखा था, वी और आई कर्व, ठीक है। वी वर्सेस आई के कर्व में हमने देखा रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा था स्ट्रेट लाइन, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है, मतलब डायरेक्ट डिपेंडेंसी है। क्लियर? अब इतनी बात अगर हमें समझ आई तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखो, अ ग्राफ इज अटैच्ड इन मिली टेस्ला एंड द करंट इज गिवन एज एम्पियर, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। नाउ व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इज ऑब्जर्व्ड इन द लीनियर सोलेनॉइड। लीनियर सोलेनॉइड में आप किस तरीके का एनर्जी कन्वर्जन देख सकते हो? क्या वहां पर मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज होती है, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में चेंज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल में, मैग्नेटिक मैकेनिकल में। सो आपको पता है कि हम वहां पर एक बैटरी लगा रहे हैं, फिर वो बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी देगी, और अल्टीमेटली वो क्या बन चुका है, एक ऐसा मैग्नेट जिसके पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल लाओ तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। सो बेसिकली वो सोलेनॉइड क्या बन चुका है, मैग्नेट। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, वो मैग्नेट बना, पक्की बात इतनी समझ आई। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा, मैग्नेटिक। इतना आसान था, ठीक है। अब चलिए, अच्छा ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे मैडम? तो बेटा ये आपको सीबीएसई के सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, सीबीएसई सैंपल पेपर, ठीक है बेटा। आपको वहां पे ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चंस, प्रीवियस वाला और ये वाला, वहीं से लिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। अच्छा, डू यू रिमेंबर कि हमने एक चीज पढ़ी थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है, कि भाई अगर सोलेनॉइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो हम क्या कर सकते हैं। पहली बात हमने पढ़ी करंट की वैल्यू बढ़ाओ, फिर हमने पढ़ा था क्या कि उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ, फिर हमने ये पढ़ा था कि उसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़िया हो जाती है, ठीक है। उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। देखो, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज प्लेस्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड, क्या होगा बताओ। द बार विल बी इलेक्ट्रोक्यूटेड रिजल्टिंग इन शॉर्ट सर्किट, the bar will be magnetized as long as there is current in the circuit। क्या बार तब तक मैग्नेटाइज रहेगा, बार बोले तो वो सोलेनॉइड वाला, ठीक है, वो तब तक मैग्नेटाइज रहेगा जब तक उसके अंदर करंट जा रही है। नेक्स्ट, बार विल बी मैग्नेटाइज परमानेंटली, हमेशा ही रहेगा। लास्ट, द बार विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द मीन्स। इसका मतलब हम कुछ भी कर लें, हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर ले, हम कुछ भी कर ले, बट सोलेनॉइड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्या ऐसा है? बिल्कुल ही नहीं। अगर आप यहाँ पर सॉफ्ट आयरन बार यूज कर रहे हो तब आप ये कह सकते हो कि ऑब्वियसली उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो इंक्रीज हुआ है, प्लस साथ ही साथ जब तक बार मैग्नेटाइज रहेगी, कब तक, जब तक उसके अंदर करंट है, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक उसके अंदर करंट है तब तक वो जिंदा रहेगी, ठीक है। तो करंट देते जाओ, सोलेनॉइड अपना लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ा होगा ना बचपन में, वो क्या होता है, जब तक करंट दोगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट है। सेम यहीं पर भी कहानी होती है, ठीक है। सो अब आगे जो क्वेश्चंस हैं बेटा डेफिनेटली इसी का अदर पार्ट है। अब यही पैराग्राफ उस पे भी अप्लाई होगा, तो इस सोलेनॉइड से बाहर मत आइएगा बिल्कुल भी, कहानी सोलेनॉइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड वाला पार्ट है,
the magnetic field lines produced inside the solenoid are similar to that of सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसके जैसी होती हैं? याद करो याद करो। देखो बाहर तो हमें पक्की पता है कि बाहर से तो सोलेनॉइड बिल्कुल ऐसे उसकी वायर्स बाउंड होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैसी होती है, बट उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किसको रिप्रेजेंट करती है? या फिर आपको सोलेनॉइड की अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आप देखते हो तो आपको किसकी याद आती है? तो हमें उस टाइम पे याद आती है सिर्फ और सिर्फ बार मैग्नेट की। ठीक है, किसकी याद आती है? बार मैग्नेट की। हम सोलेनॉइड जब भी पढ़ते हैं ना तो माइंड में ये एक चीज आ जाती है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है बार मैग्नेट से। ठीक है, तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। यहां तक हम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इसमें फुल मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आफ्टर एनालाइजिंग द ग्राफ अ स्टूडेंट राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक बच्चे ने क्या किया? ठीक है, तुम्हारे जैसे कोई बच्चा था, उसने पढ़ा बढ़िया से, समझा क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब उसने अपना दिमाग दौड़ा दिया, ठीक है, और उसने कुछ स्टेटमेंट चिपका दिए कि ठीक है जितना मेरी समझ कहती है ये इसके स्टेटमेंट्स हैं। तो देखते हैं कि उस बच्चे ने कितने स्टेटमेंट सही लिखे हैं। चलिए देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट है द मैग्नेटिक फील्ड produced by the solenoid is inversely proportional to current। ऐसे थोड़ा ना होता है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा कि यार करंट जितना बढ़ेगा, और हमने ग्राफ में भी देखा जितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उतना ही उसकी करंट बढ़ेगी, या फिर जितनी करंट उसके अंदर ज्यादा होगी उतना ही अच्छा उसका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये बात क्लियर? अब ये बच्चा तो बोल रहा है कि इनवर्सली होता है। इनवर्सली बोले तो इसका मतलब सिंपल ये कहना चाह रहा है कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बिल्कुल सही बात है, हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बारी। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बेटा भूलना नहीं ये चीज, बहुत बारी देखो, हर तुम देख रहे हो कि ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में लग रहा है और आगे भी लगेगा। तो ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत भूलिएगा, बोर्ड में इसी तरीके की क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा एक चीज और, ये जो पैसेज वाला आप सोच रहे हो कि मैम कौन कौन से टॉपिक से बन सकता है, तो देखो क्या है, सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है। देन 2, इतना मैं आपको बोल सकती हूँ, मैक्सिमम ये बन सकता है मैग्नेटिज्म, लाइट। ठीक है, इन दो से बन सकता है। रेयर टू रेयरेस्ट केस में वो बन सकता है ह्यूमन आई में जो आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग पढ़ा था उससे, बट वहां से पैराग्राफ के क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। यही 2 चैप्टर्स बचते हैं हमारे पास जिसमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हर एक चीज अगर, अच्छा देखो क्या होगा ना, बहुत बारी हो सकता है जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स है। देखो हो सकता है आपको सारे पार्ट्स ना आए, तब हिट एंड ट्रायल लगाओ। कैसे लगाओगे हिट एंड ट्रायल? इनमें से जो भी आपको थोड़ा बहुत भी याद आता है ना, टिक दैट। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पार्शियल मार्किंग होने वाली है यहाँ पे, नहीं ना। अब ब्लैंक छोड़ोगे, ब्लैंक कॉपी में नंबर नहीं मिलते। प्लीज बेटा इस बात को याद रखो, ब्लैंक कॉपी में कोई टीचर नंबर नहीं देता। कॉपी में कुछ लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तुम खाली नहीं छोड़ना। गलत अगर तुम्हें लग रहा है, डाउट है, तो तब भी एक बार तो टिक कर दो। ठीक है, चलिए अब थर्ड स्टेटमेंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। क्या ऐसा होता है कि सोलेनॉइड में जितनी करंट जा रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ करंट? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट। नहीं, इंडिपेंडेंट होता अगर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का करंट पे डिपेंड ही नहीं होता तो फिर तो हम ये सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट भी नहीं बोल सकते थे, है ना। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, हम ये स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते थे। करेक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि ये सिर्फ एक ऑप्शन है जो करेक्ट है। अब हमसे पूछ रहा है चूज द फॉलोइंग, इनमें से करेक्ट बता दो, सिंपल। तो कौन सा करेक्ट है बताओ? ऑप्शन नंबर सेकंड किस में आ रहा है? ओनली सेकंड, 11 डी लास्ट। ठीक है, तो देखो सोलेनॉइड एक टॉपिक मिला, उनमें से इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे और हमें सारे आ गए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही आसान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी क्यू इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। ठीक है, पी क्यू इज व्हाट, एक कंडक्टर है। कौन है, कंडक्टर है। ठीक है, जिसके अंदर करंट दौड़ रही है। कैसे है, ऊपर। अब जैसे ही मैंने ये किया ना, आप लोग को एकदम क्लिक हो गया होगा कि मैम ऐसा कर रही है, इसका मतलब ये इसी रूल से सॉल्व होगा। बिल्कुल बेटा, ऐसे ही सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पोजीशन R एंड S। ठीक है, R और S की पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। एक चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर करी थी, दिस रिप्रेजेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। अब लगाओ राइट हैंड थंब रूल। क्या लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। निकालो अपना राइट हैंड थंब ऊपर। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, फिंगर ओपन कर दो, पूरा हाथ ओपन कर दो। अब करंट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में थंब, करंट कहाँ जा रही है, ऊपर, तो ऊपर रख दो। ठीक है, अब देखो फिंगर कहाँ कर्ल्स हो रही है बेटा, फिंगर कर्ल हो रही है अंदर की तरफ। ऊपर करंट, फिंगर कर्ल हो रही है अंदर की तरफ। दैट मीन्स यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और फिर बाहर आएंगी, फिर निकलेंगी फिर बाहर आएंगी। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से बन रही होंगी। पक्का, इस बात में कोई शक नहीं है। देखो करंट ऊपर जा रही है, कर्ल कहाँ हो रही है, अंदर। मतलब अगर करंट ऐसे है तो दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग आर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं अंदर और एस से आ रही है बाहर। देख लो, आर पे अंदर, एस से बाहर, आर पे अंदर, एस से बाहर। समझ आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट्स आर एंड एस। तो आप लिखोगे कि आर पे तो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, इनसाइड, और एस पे है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। ठीक है, आ रहा है समझ में, इतना ही आसान है। चलिए फटाफट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन R1 इज ग्रेटर देन R2, इसका मतलब ये जो कंडक्टर रखा है इससे R1 डिस्टेंस पर रखा है R और R2 वाली दूरी पर रखा है S। ठीक है, कंडक्टर यहाँ पे है S और थोड़ी दूरी पर है R। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है, आगे बढ़ते हैं, वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर, गिव रीजन। ठीक है, देखो जैसा हमने करंट पे डिपेंडेंसी देखी है, क्या डिस्टेंस पर डिपेंडेंसी होती है, बिल्कुल होती है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट दौड़ रही बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और यहाँ पे दूर होगी, और ज्यादा और दूर होगी। तो जितना आप जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे जितना दूर जाते जाओगे उतना ही आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। इतना पक्की बात, इतना समझ आया। यही कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ा था। अच्छा, इसी को अगर यहां हम अप्लाई करें तो मैंने ये बोला जितना पास में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ रही है, यहां से एस यहां है और आर दूर है, तो ऑब्वियसली आर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी और एस सिंस वो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास है तो वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो रीजन में लिखोगे कि एट एस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ will be larger or more, will be more, because distance पर dependency है, because magnetic field strength is directly proportional to current and it is inversely proportional to distance. R is what? Distance. R is what? Distance. तो ये समझ आया कि किस पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी है और किस पे
डिपेंडेंसी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट बोले तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ करंट बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, और यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, चलिए, तो ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द वायर इज रिवर्स, हाउ वुड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी चेंज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली अगर इसके अंदर करंट फ्लो हो रही तो ऐसा तो नहीं है ये तार चुपचाप पड़ा है और एकदम से आप जैसे सपोज आप बैठे हो और आपके पास में तार पड़ा है, एकदम से उसके अंदर करंट दौड़ने लग जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, जब तक अनटिल एंड अनलेस आप उसके साथ एक सोर्स ऑफ करंट नहीं कनेक्ट कर देते तब तक उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। अब ये जो पेन है, लेट्स सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अब इसके अंदर करंट फ्लो रही, दैट मींस मैंने यहाँ पे कोई बैटरी लगाई है। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये कंडक्टर है। ठीक है, अब करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ये पॉजिटिव से गया नेगेटिव में आया। लेट्स सपोज हम इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, है ना, ये समझ आया, इतना समझ आया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं। कंडक्टर वही है बट अब यहाँ पर पोलैरिटी चेंज कर दी। पॉजिटिव टर्मिनल ये है नेगेटिव, तो पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव में आएगी। दोनों ही केस में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जनरेट होगा, बट ऑब्वियस है बिकॉज हमने पढ़ा है कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। बट अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कैसे, देखो, अच्छा इतना समझ आया तो आई एम गोइंग टू रब दिस बिकॉज ये सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए था कि यहाँ पर डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि इसी में अगर डायरेक्शन चेंज हो, ये रहा आपका P और Q कंडक्टर, दिस इज Q, दिस इज P। पहले करंट जा रही थी ऐसे, आप करंट की डायरेक्शन रिवर्स करी ना, मतलब करंट जा रही है ऐसे। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एंटी क्लॉकवाइज, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज क्लॉकवाइज। तो अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, मतलब इधर से निकल रही होगी और इधर जाएगी। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, explain the rule that is used to find the direction of the magnetic field for a straight carrying conductor। तो यहाँ पे हम लिखोगे भाई हमने यूज किया है मैक्सवेल भाई का क्या लिया था हमने, मैक्सवेल भाई से राइट हैंड, हमने उनका राइट हैंड पूरा मांगा था, है ना। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो ये वाला रूल जो है ये आपको लिखना है। ये मैंने क्लास में ऑलरेडी लेक्चर्स में बताया हुआ है कि देखो, अभी फिर से बता देती हूँ कैसे लिखना है। योर थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड व्हेन यू कर्ल योर फिंगर देन दैट डायरेक्शन इज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थंब बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कर्ल होगी दैट डायरेक्शन विल बी अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर, चलो सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बड़ा ही आसान है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, ये माइंडसेट कर लो, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता। देखो क्या होता है, जैसे है ना हम जब स्कूल जाते थे या कभी कॉलेज में भी कोई पूछता था पेपर कैसा हुआ, अगर हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे लिए पेपर आसान है भाई। अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पेपर टफ है। सारे बच्चों का पेपर अच्छा हुआ और मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मतलब कि वो पेपर मेरे लिए टफ है। मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों को नहीं आ रहे, तो मेरे लिए पेपर आसान है भाई। तो ये माइंड में सेट रखो कि पेपर टफ नहीं होता, आता है तो पेपर इजी है। ठीक है, चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल क्या है। नाउ स्टेट द रूल व्हिच इज अप्लाइड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स experienced by a current carrying conductor when kept in a magnetic field। क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बताओ। प्रिंसिपल क्या है, बहुत ही आसान है,
When current is flowing in a current carrying conductor, it produces a magnetic field which in turn produces a force, और उसी फोर्स को हम देखते हैं, समझते हैं, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। कौन से रूल से? हम फाइंड आउट करते हैं फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन यहाँ पर कवर हो गए हैं। तो आप क्या लिखोगे? सिंपल प्रिंसिपल की जब बात करें तो आप ये लिखोगे, व्हेन current is passed, magnetic field is created around it. Magnetic field is created around it या develops around it, develops around it, और उसी की वजह से वो जो भी कंडक्टर है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, देन दैट कंडक्टर will experience a force which we will, or which we can find with मैंने अभी बताया, फिल इन द ब्लैंक से लिख लेना। विद कौन से रूल से हम फाइंड आउट करते हैं, लिख लेना। ठीक है, रूल बहुत ही आसान है, ये वाला रूल लेफ्ट हैंड रूल है यार। अब तो बता दो कौन सा रूल था, लेफ्ट हैंड रूल। देखो इसमें हमें पता है ये वाली डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से बंदूक चलती है, जिस उंगली से बंदूक चलती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये आपकी हुई करंट की डायरेक्शन, ये आपकी हुई मैग्नेटिक फील्ड। बी फॉर बुलेट, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ जा रही है, जैसा भी जा रही है। आई इज व्हाट करंट। तो यहां पर आप लिखोगे कि कौन सा रूल, when current is passed magnetic field is created or develop around it। पक्की बात है, ये हमें पता है। now that conductor will experience a force which we can find with Fleming भाई से, कौन से? Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये देखो 2019 का क्वेश्चन, इतना सस्ता क्वेश्चन, इतना सस्ता, मतलब ऐसे सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो यकीन मानिए बेटा कि इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी 2019 का है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं। आप आगे पढ़ो क्वेश्चन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन टाइम। इतना तो मैंने बता दिया, आगे बोलो। अच्छा, a student makes a statement that magnetic field at A is stronger than at B। अब स्टूडेंट ने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड जो B पर है वो ज्यादा है, A पर कम है। ठीक है, justify this statements, also redraw the diagram and mark the direction of magnetic field lines। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक बच्चे ने डायग्राम बनाया और उसने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ज्यादा है, ए पर ज्यादा है, सॉरी ए पर ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ज्यादा है, ए पर ज्यादा है, बी पर कम है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मतलब, देखो एक चीज मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सपोज ये वायर है, ठीक है, इस पर करंट फ्लो कर रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर दूर जाते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ज्यादा और यहाँ पर है मिनिमम। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है ना बेटा।
यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, पास पास है। मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है बिकॉज आपको ये भी पता चले कि एक ही में जैसा हम स्ट्रेट वायर में बात कर रहे थे सेम यहाँ पर भी होता है। बार मैग्नेट के अंदर देखो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, कैसी है, पास पास है, चिपक चिपक के बैठी हैं, और यहाँ पर दूर दूर है, फैली हुई है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, मिनिमम। कैसी होगी, मिनिमम। और यहाँ पर ए में पास पास है, कैसी है, पास पास है, तो कैसी होगी, मैक्सिमम। क्लियर, इतना समझ आया। अब बोल रहा है कि चलो जस्टिफाई करो इस चीज को, तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जहां पर हमने प्रीवियस जो लिखा था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, प्लस एक और चीज आप लिख सकते हो, वो वाला रीजन तो वैलिड है ही, प्लस मोर एप्रोप्रिएट आप यहाँ पर ये लिखोगे कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाइक आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत ऐसा है कि डिस्टेंस कम है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम है, लाइक बहुत कंडेंस है सब लोग, है ना। तो वहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और यहाँ पर सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमसे कुछ और बोला है क्या, अच्छा मार्क द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, डायरेक्शन भी बनाते हैं। तो आपको पता है हमेशा नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ। ये चीज भूलना नहीं, अंदर कैसे जाती है, बाहर कैसे आती है। ठीक है, तो इतना ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, प्रीवियस टू प्रीवियस ना, आई थिंक, हाँ। ठीक है, तो उसमें वही वो ऐसे तीर वाला हाथ बनाना आता है एग्जाम में, तो हाथ बना देना, अंगूठा बना देना, आपका थंब फिंगर, बढ़िया। बट क्या होता है बहुत सारे बच्चों को ये फिंगर्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, इवन मुझे भी होती है। ठीक है, तो बेटर है एरो वाला डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं आती, एक भी नंबर डिडक्ट। ऐसा नहीं होगा कोई बच्चे ने उंगलियां बनाई है तो उसकी उंगलियां देख के नंबर मिल जाएंगे, नहीं बेटा। फिंगर्स से आप रिप्रेजेंट करो या फिर आप एरो से रिप्रेजेंट करो, एक ही बात है। ठीक है, बट एरोज में याद रखिएगा ऊपर कौन सा है, बीच में कौन सा है, नीचे कौन सा है। ठीक है, चलिए तो वो आप वहां से देख लीजिएगा, अभी एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट, राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, वो हम लिख देते हैं। देखो इलेक्ट्रिक मोटर में आपको याद होगा हमने एक कॉइल ली थी, क्या ली थी हमने, एक कॉइल ली थी। उस कॉइल में हमने ये किया था, ये ऐसी एक मोटी सी कॉइल थी। ठीक है, उस कॉइल में हमने क्या किया था, उस कॉइल में हमने उस कॉइल को रोटेट किया था, रिमेंबर। कॉइल को हमने क्या किया था, करंट पास करवाकर हमने उसे रोटेट कराया था, ए बी सी डी, ऐसे एक कॉइल थी। ठीक है, अब ये कॉइल रोटेट हो रही थी, सो बेसिकली क्या होगा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, अब इस कॉइल, ये कॉइल रोटेट हुई थी, आपको याद है ये कॉइल ऐसा ऐसा रोटेट हुई थी पूरी। अब रोटेट क्यों हुई थी, बिकॉज इसके ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स लग रही थी, है ना। आपने देखा होगा ये ए बी वाली नीचे जाती है, फिर ये ऊपर आती है, फिर ये नीचे जाती है, फिर ये ऊपर आती है, ऐसा आपने ऑब्जर्व किया था। बिकॉज क्या होता है, इस वाली आर्म पे करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे फोर्स लगता है, सेम इस वाली कॉइल में जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रही है उसके अकॉर्डिंग इस पे फोर्स लगता है। अब लेट्स सपोज ये इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये ए बी आर्म जाएगी नीचे, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर, तो ये आ जाएगी, देखो ये ए बी है, ये सी डी है, इस पे लग रहा है नीचे तो ये नीचे जाएगी, इस पे लग रहा है ऊपर तो ये ऐसे घूम जाएगी। ठीक है, तो सेम वही चीज हमने वहां देखी। अब इस पे फोर्स क्यों लग रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, प्लस वो लेफ्ट हैंड रूल जहां से आया है वो कॉन्सेप्ट ये था, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रही है, ऑब्वियसली करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रही है, तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और उसी वजह से वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और वही फोर्स ये रेक्टेंगुलर कॉइल भी एक्सपीरियंस करेगी, इसी वजह से वो घूम जाती है। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ये कहता है व्हेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल
प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और उसी की वजह से वो घूमने लग जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल। नाउ आर्मेचर क्या होता है? बेसिकली आर्मेचर भी आपने पढ़ा होगा कि आर्मेचर इज व्हाट। आर्मेचर सिर्फ इतना काम करता है कि आर्मेचर के ऊपर जब हम वाउंड करते हैं किसी भी वायर को, तब वो क्या करता है, उसके अंदर बढ़िया से करंट कैरिंग कंडक्टर होती है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और विच इन टर्न फिर आगे की कहानी वही है। नाउ अब हमारा जो ब्रशेस है, ब्रशेस बेसिकली ब्रशेस कनेक्ट्स दी इंटरनल सर्किट टू द एक्सटर्नल वन। आपने देखा उसमें कार्बन ब्रशेस लगे थे। कौन से ब्रशेस लगे थे? कार्बन ब्रशेस। ठीक है, कार्बन ब्रशेस क्या करते हैं, ये फिक्स्ड रहते हैं, मूव नहीं करते। याद करो हमने इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम में, नहीं याद आ रहा तो बुक या कॉपी जहां पर भी बनाया होगा ना देख लो। ब्रशेस फिक्स्ड रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल सर्किट से करंट आ रही है उसको अंदर भेजते हैं। ठीक है, सो बेसिकली वो क्या काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट को इंटरनल सर्किट से कनेक्ट करना। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स क्या करती है, इट reverses the direction of current. It reverses the direction of current. पक्की बात, इतना समझ आया? तो ये आपके बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिज्म में, टफ नहीं होता, तो प्लीज घबराइएगा मत, ये मत सोचना कि क्या आ गया। ठीक है, तो बेटा मान के चलो कि इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर से तो ना बोर्ड वाले पूछ ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की जगह राइट हैंड रूल लगा देंगे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर है, मोटर की जगह क्या लिख दो, जनरेटर लिख दो। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से चेंजेस वो कर सकते हैं। प्लस याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, टेस्ला। ठीक है, फिर करंट पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी है, डिस्टेंस पे इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी है। ठीक है, ईएमआई इज इंपॉर्टेंट, ईएमआई को भूलिएगा मत। ईएमआई इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर हम करंट इंड्यूस करते हैं। ये बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, क्या करते हैं कि जब हम एसी जनरेटर और डीसी मोटर पढ़ते हैं तो डीसी मोटर में तो हम बैटरी लगाते हैं। ठीक है, बिकॉज वहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट जब पास होगी तभी तो फोर्स लगेगी यार। ठीक है, अब जब जनरेटर की बात होती है तो जनरेटर में हम क्या करते हैं, बेसिकली वी आर इंड्यूसिंग करंट ना, हम करंट पैदा कर रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो जब हम उसके अंदर करंट इंड्यूस करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बैटरी मत लगाया ना यार, बैटरी लगाओगे ना बेटा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डायग्राम देखकर ही रिजेक्ट कर देंगे वो। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर आप एसी जनरेटर में बैटरी नहीं लगाओगे। हम देखो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर याद आते ना दिमाग में, मेरे माइंड में तो वही आता है, वो ग्रीन सा बड़ा सा डब्बा जो घरों के बाहर स्पेशली हॉस्टल्स हॉस्पिटल्स बड़ी बड़ी जगहों के बाहर लगा होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, लाइट चली जाए तो फटाफट जनरेटर में या तो ऐसे वाला होता है, एक रस्सी होती है उसको खींच दो लाइट आ जाएगी, अदरवाइज बटन होता है प्रेस कर तो लाइट आ जाएगी। सो बेसिकली आप जनरेटर यूज कर रहे हो टू डेवलप करंट, है ना, तो आप उसमें बैटरी या कुछ भी सोर्स ऑफ करंट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो वहां पर आप क्या लगाओगे, वहां पर कुछ फैन लगा दो, बल्ब लगा दो, बेसिकली हम उस जनरेटर से बल्ब को ग्लो करवा रहे हैं। करेक्ट, प्लीज मेक श्योर आप ऐसी मिस्टेक ना करें। ईएमआई के अंदर जैसे ही ईएमआई का क्वेश्चन आया, इंड्यूस करंट की बात हुई, हम यूज करेंगे फटाफट से कौन सा रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, नॉट लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड जब आपको फोर्स फाइंड आउट करना है, अच्छा लेट मी क्लियर दिस एक बारी, जब आपको फोर्स बोला जाए कि फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम यूज करेंगे कौन सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, नाउ जब आपको इंड्यूस्ड करंट की बात करी जाए कि भाई करंट हमें डेवलप करनी है, ईएमआई की बात करी जाए, तब when we want to find the direction of induced current, हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे क्या, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्लियर, तो
तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखना। देखो ऐसा नहीं लगा तुम्हें मतलब शॉर्ट स्नैप में हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, ठीक है। तो प्लीज ये चीज क्लियर रखिए बेटा माइंड में। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से नहीं बन सकते। अगर आपने मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस किए हैं, सबके आंसर्स आपको एकदम पकड़ाई में आ गए, समझ आ गए, तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चले कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग इससे पर्सनली कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग, है ना, कि कितनी चीजें आपको समझ आ रही हैं। क्या मैग्नेटिज्म में जितना आज हमने डिस्कस किया है, क्या सारी चीजें क्लियर है, ये चीजें आपको क्लियर है। देखो इसमें और इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा कि कब लेफ्ट हैंड यूज करना है, कब राइट हैंड यूज करना है। और राइट हैंड थंब रूल के लिए तो बहुत ही आसान है कि जब सिर्फ करंट पता हो या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता हो। अच्छा एक चीज और, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है। सेकंड, आपकी जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो स्ट्रेट है, ठीक है, दैट मींस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रही है, उसका फील्ड पैटर्न कैसा होता है। एंड लास्टली, जब आपका वायर सर्कुलर है, दैट मींस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। तो इन तीनों के फील्ड पैटर्न याद कर लो, ये याद कर लो, ईएमआई याद कर लो, मोटर याद कर लो, जनरेटर याद कर लो, फिर उसके बाद मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल याद कर लो। अब बोलोगे मैम बचा ही गया, तो इतना ही है यार मैग्नेटिज्म में, इससे ज्यादा टफ नहीं आएगा, यकीन मानिए, ठीक है। सो आई होप कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, समझ आई है आपको सारी चीजें। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्दी हम लेकर आएंगे लाइट का भी इसी तरीके का एक सेशन, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ऑब्वियसली लाइट में हमें टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज वहां पर जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बेसिकली क्या होता है ना, लाइट्स एंड न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पर क्वेश्चन को मोल्ड करना बहुत ईजी होता है। बट हम तो स्मार्ट हैं, ठीक है, तो हम बहुत ही आसानी से उस चीज को भी समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन। अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और जो भी 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड या डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन सो दैट आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशंस के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच।